17वीं शताब्दी का भारत। उत्तर में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। दक्षिण में आदिल शाही और कुतुब शाही सल्तनतें सत्ता के लिए संघर्ष कर रही थीं। हिंदवी स्वराज्य ये शब्द तब केवल कल्पना था। एक ऐसा स्वराज्य जहां शासन जनता का हो, धर्म और संस्कृति सुरक्षित हों और विदेशी या अत्याचारी सत्ता का भय ना हो। लेकिन इतिहास साक्षी है, हर साम्राज्य के बीच कभी कभी एक स्वप्न जन्म लेता है जो भविष्य बदल देता है। ऐसा ही एक स्वप्न जन्म लेने वाला था सह्याद्री की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक दुर्ग में शिवनेरी। और वहीं जन्म हुआ उस बालक का जिसे इतिहास छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जानेगा। लेकिन वो बालक कौन था और किस वंश में जन्मा था? साल 1630। कुछ ऐतिहासिक स्रोत 1627 का भी उल्लेख करते हैं। स्थान शिवनेरी दुर्ग, पुणे के निकट। यहीं जन्म हुआ शाहजी भोसले और जीजाबाई के पुत्र शिवाजी का। शाहजी भोसले दक्कन की राजनीति के अनुभवी सरदार थे। कभी निजाम शाही, कभी आदिल शाही दरबार से जुड़े। वे युद्ध कौशल और कूटनीति दोनों में पारंगत थे। लेकिन शिवाजी के व्यक्तित्व की असली निर्माता थीं माता जीजाबाई। जीजाबाई केवल मां नहीं, एक दूरदर्शी राष्ट्रमाता थीं। उन्होंने अपने पुत्र को केवल राजपुत्र नहीं, धर्म, स्वाभिमान और स्वराज्य का वाहक बनाकर पाला। शिवनेरी का किला केवल जन्म स्थान नहीं था, वो एक विचार का उद्गम स्थल था। लेकिन उस विचार को आकार किसने दिया? शिवाजी का बचपन युद्ध के शोर में नहीं, धर्म, नीति और वीरता की कथाओं में बीता। जीजाबाई उन्हें रामायण सुनाती, महाभारत के प्रसंग सुनाती, राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा और श्री राम के आदर्श राज्य की कथा सुनाती। इन कथाओं ने बालक शिवाजी के मन में एक प्रश्न जगाया, क्या ऐसा राज्य फिर से नहीं बन सकता? उन्होंने अन्याय, अत्याचार और विदेशी सत्ता की कठोरता को भी देखा। गांवों पर आक्रमण, मंदिरों का विध्वंस, जनता का शोषण, इन सब ने उनके भीतर स्वराज्य का बीज बो दिया। वो अब केवल सरदार का पुत्र नहीं, एक स्वप्न का वाहक बन चुका था। लेकिन स्वप्न को शक्ति चाहिए, रणनीति चाहिए और मार्गदर्शन भी। तो प्रश्न उठता है, किसने उस बालक को योद्धा और शासक बनने की शिक्षा दी? गुरु और मार्गदर्शन। शिवाजी के व्यक्तित्व को दिशा देने में दादाजी कोंडदेव की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। वे शाहजी के विश्वस्त प्रशासक थे जिन्हें पुणे क्षेत्र की देखरेख सौंपी गई थी। दादाजी ने शिवाजी को केवल शस्त्र चलाना ही नहीं सिखाया, बल्कि प्रशासन, किले प्रबंधन, प्रजा संरक्षण और भूगोल की रणनीतिक समझ भी दी। उन्होंने सह्याद्री की घाटियों, दर्रों और किलों का महत्व भी समझाया। कैसे पर्वत ही सबसे बड़े किले बन सकते हैं और कैसे छोटी सेना भी बड़े साम्राज्य को चुनौती दे सकती है। यहीं से शिवाजी की प्रसिद्ध गनीमी कावा, गुरिल्ला युद्ध नीति का बीज पड़ा। अब स्वप्न था, संस्कार थे, रणनीति का ज्ञान भी था। बस आवश्यकता थी पहली परीक्षा की, पहली विजय। तोरणा किले से स्वराज्य का उदय। साल 1646। शिवाजी की आयु लगभग 16 वर्ष। यही वो समय था जब स्वराज्य का स्वप्न पहली बार वास्तविकता में बदला। शिवाजी ने बीजापुर सल्तनत के अधीन एक महत्वपूर्ण दुर्ग तोरणा पर नजर डाली। ये केवल किला नहीं था, रणनीतिक दृष्टि से सह्याद्री का द्वार था। युवा शिवाजी ने सीधे युद्ध नहीं किया, उन्होंने रणनीति, गोपनीयता और स्थानीय समर्थन का उपयोग किया। किले के किलेदार को विश्वास में लिया और बिना बड़े रक्तपात के तोरणा किला उनके अधिकार में आ गया। यही शिवाजी की पहली बड़ी विजय थी। तोरणा केवल किला नहीं था, स्वराज का पहला स्तंभ था। यहीं से शिवाजी ने किलों के नेटवर्क का विस्तार शुरू किया। राजगढ़, पुरंदर, सिंहगढ़। अब स्वराज्य स्वप्न नहीं रहा, आकार लेने लगा था। लेकिन जैसे जैसे शिवाजी की शक्ति बढ़ी, वैसे वैसे दक्कन की सल्तनतें सतर्क होने लगीं। और फिर भेजा गया एक ऐसा सेनापति जिसका नाम इतिहास में शिवाजी की परीक्षा के रूप में दर्ज हुआ, अफजल खान। शिवाजी की बढ़ती शक्ति ने बीजापुर सल्तनत को चिंतित कर दिया था। स्वराज्य की चिंगारी अब ज्वाला बनने लगी थी। इसे कुचलने के लिए बीजापुर ने अपने सबसे शक्तिशाली और क्रूर सेनापति अफजल खान को भेजा। अफजल खान केवल योद्धा नहीं, रणनीतिक रूप से भी चतुर और निर्दयी माना जाता था। वो सह्याद्री की ओर बढ़ा, रास्ते में मंदिरों का विध्वंस करता हुआ, ताकि शिवाजी को खुली लड़ाई के लिए उकसाया जा सके। लेकिन शिवाजी ने प्रत्यक्ष युद्ध नहीं चुना, उन्होंने स्थान चुना प्रतापगढ़ का दुर्गम क्षेत्र। दोनों के बीच मित्रता वार्ता के नाम पर भेंट तय हुई। शर्त थी, दोनों बिना हथियार आएंगे। लेकिन शिवाजी जानते थे ये छल भी हो सकता है। उन्होंने अपने वस्त्रों के भीतर
बाघ नख यानी कि लोहे के पंजे छिपा लिए और कवच पहन लिया। भेंट के क्षण में अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाया और उसी क्षण छिपे खंजर से वार करने का प्रयास किया, लेकिन शिवाजी सजग थे। कवच ने उनको अफजल खान के वार से बचा लिया और पलटवार करने का मौका दिया। उन्होंने बाघ नख से पलटवार किया और बिछुआ से प्रहार कर अफजल खान का अंत कर दिया। ये केवल युद्ध नहीं था, ये बुद्धि, साहस और रणनीति की विजय थी। और इसी घटना ने एक और शक्तिशाली शत्रु को सतर्क कर दिया, मुगल साम्राज्य को। औरंगजेब से टकराव। अफजल खान की मृत्यु और शिवाजी की बढ़ती शक्ति ने मुगल दरबार का ध्यान खींचा। औरंगजेब, जो पहले ही दक्षिण पर अपना नियंत्रण बढ़ाना चाहता था, अब शिवाजी को एक उभरते हुए खतरे के रूप में देखने लगा। मुगल सूबेदारों को आदेश दिए गए, शिवाजी को रोको, उनके किलों को कब्जे में लो और स्वराज्य को जड़ से समाप्त करो। मुगल सेनाएं विशाल थीं, संसाधनों से संपन्न, लेकिन शिवाजी की शक्ति उनकी रणनीति थी। उन्होंने खुले मैदान की लड़ाइयों से बचते हुए गुरिल्ला युद्ध की नीति अपनाई। रात के हमले, अचानक आक्रमण और पर्वतीय मार्गों का उपयोग। छोटी सेना लेकिन अजय गति। मुगल शक्ति को पहली बार एहसास हुआ, ये केवल सरदार नहीं, रणनीतिक क्रांति है। लेकिन संघर्ष का सबसे नाटकीय अध्याय अभी भी बाकी था। आगरा दरबार, साल 1666। शिवाजी को मुगल दरबार आगरा आमंत्रित किया गया। औपचारिक रूप से यह सम्मान था, लेकिन वास्तविकता में यह राजनीतिक नियंत्रण का प्रयास था। दरबार में शिवाजी को अपेक्षित सम्मान नहीं दिया गया। उन्हें तीसरी पंक्ति में खड़ा किया गया, जो उनके पद और सामर्थ्य के विपरीत था। इसे उन्होंने अपमान माना और वहीं दरबार में नाराजगी व्यक्त की। औरंगजेब ने स्थिति भांप ली और शिवाजी को नजरबंद कर दिया गया। अब वो मुगल साम्राज्य के हृदय में निगरानी में थे। ऐसा प्रतीत हुआ स्वराज्य का स्वप्न यहीं समाप्त हो जाएगा, लेकिन शिवाजी हार मानने वालों में से नहीं थे। नजरबंदी के दौरान उन्होंने बीमार होने का बहाना बनाया और दान हेतु फलों और मिठाइयों की टोकरी भेजने की अनुमति प्राप्त की। धीरे धीरे निगरानी ढीली होने लगी। फिर एक दिन कहानी के अनुसार उन्हीं टोकरियों में छिपकर शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी बाहर निकल गए। जब तक मुगल पहरेदारों को संदेह हुआ, तब तक शिवाजी सह्याद्री की ओर लौट चुके थे। यह पलायन केवल भागना नहीं था, यह मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा पर आघात था। अब शिवाजी केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं रहे, एक राष्ट्रीय प्रतिरोध का प्रतीक बन चुके थे। लेकिन स्वराज्य को औपचारिक रूप देने का क्षण अभी आना बाकी था। साल 1674। स्थान रायगढ़ दुर्ग। वर्षों के संघर्ष, विजय और संगठन के बाद वो दिन आया जब शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। वैदिक मंत्रों के मध्य विद्वानों की उपस्थिति में उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई। ये केवल राजा बनना नहीं था, यह हिंदवी स्वराज्य की घोषणा थी। अब शिवाजी केवल योद्धा नहीं, संगठित साम्राज्य के सम्राट थे। लेकिन राज्य स्थापित करना जितना कठिन था, उसे चलाना उससे भी कठिन था। प्रशासनिक व्यवस्था। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी महाराज ने स्वयं को केवल विजेता नहीं, बल्कि एक उत्तरदायी शासक के रूप में स्थापित किया। उन्होंने समझ लिया था कि स्वराज्य केवल तलवार से नहीं, व्यवस्था से चलता है। इसी उद्देश्य से उन्होंने एक सुदृढ़ प्रशासनिक ढांचा बनाया, जिसे अष्टप्रधान मंडल कहा गया। इसी परिषद में 8 प्रमुख पद थे, जिनमें पेशवा यानी प्रधानमंत्री, अमात्य यानी वित्त मंत्री, सुमंत यानी विदेश मंत्री, सेनापति, न्यायाधीश आदि शामिल थे। राजस्व व्यवस्था को व्यवस्थित किया गया। किसानों पर अत्यधिक कर भार कम किया गया। भूमि मापन और कर निर्धारण में पारदर्शिता लाई गई। शिवाजी का शासन केवल सैन्य नहीं, लोक कल्याणकारी था। लेकिन उनका दृष्टिकोण केवल स्थल तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने समुद्र की शक्ति को भी पहचाना। मराठा नौसेना। 17वीं शताब्दी में अधिकांश भारतीय शासक स्थल युद्धों तक सीमित थे, लेकिन शिवाजी महाराज ने समुद्र की रणनीतिक शक्ति को समझा। पश्चिमी तट पर विदेशी शक्तियां, विशेषकर पुर्तगाली, डच और अंग्रेज, अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे। इसे रोकने के लिए शिवाजी ने एक संगठित नौसेना की स्थापना की, जो उस समय भारतीय उपमहाद्वीप में एक अनोखी पहल थी। सिंधु दुर्ग और विजय दुर्ग जैसे समुद्री किलों का निर्माण कराया गया। ये किले केवल रक्षा चौकियां नहीं, बल्कि समुद्री नियंत्रण के केंद्र बने। इससे व्यापार मार्ग सुरक्षित हुए और विदेशी हस्तक्षेप पर अंकुश लगा। अब स्वराज्य पर्वतों से निकलकर समुद्र तक फैल चुका था। लेकिन शिवाजी महाराज की सबसे विशिष्ट पहचान केवल युद्ध या शासन नहीं थी, उनकी नीति थी, धार्मिक नीति। इतिहास साक्षी है, युद्ध काल में धार्मिक असहिष्णुता सामान्य मानी जाती है,
लेकिन शिवाजी महाराज का दृष्टिकोण भिन्न था। उन्होंने मंदिरों की रक्षा की, लेकिन मस्जिदों को भी अनावश्यक क्षति पहुंचाने से मना किया। उनकी सेना को स्पष्ट आदेश था, स्त्रियों, बच्चों और धर्म स्थलों को क्षति न पहुंचाई जाए। लूट को सीमित रखा गया और नागरिकों के सम्मान को प्राथमिकता दी गई। इसी कारण वे केवल मराठा शासक नहीं, जननायक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। लेकिन हर महान यात्रा का एक अंतिम पड़ाव भी होता है। साल 1680, रायगढ़ दुर्ग। लगातार युद्ध, प्रशासनिक दायित्व और स्वास्थ्य समस्याओं के बीच छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन अंत की ओर बढ़ने लगा। 3 अप्रैल 1680 को उनका देहावसान हुआ। ये केवल एक राजा की मृत्यु नहीं थी, ये एक युग का अवसान था। स्वराज्य का वो स्वप्न जिसे उन्होंने जन्म दिया अब उनके उत्तराधिकारियों के हाथ में था। लेकिन मृत्यु के बाद भी उनका प्रभाव समाप्त नहीं हुआ, बल्कि और व्यापक हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं, एक विचारधारा है। उन्होंने सिद्ध किया कि सीमित संसाधनों में भी साम्राज्य को चुनौती दी जा सकती है, कि स्वराज्य केवल राजनीतिक नहीं, सांस्कृतिक भी हो सकता है, और कि शासन का आधार भय नहीं, विश्वास होना चाहिए। गुरिल्ला युद्ध नीति से लेकर प्रशासनिक सुधार तक उनकी रणनीतियां आज भी सैन्य और राजनीतिक अध्ययन का विषय है। महाराष्ट्र ही नहीं, पूरा भारत उन्हें स्वाभिमान, साहस और स्वराज्य के प्रतीक के रूप में देखता है। जब भी इतिहास में स्वतंत्रता, रणनीति और जनशक्ति की बात होगी, एक नाम सदैव गूंजेगा, छत्रपति शिवाजी महाराज। उन्होंने केवल किले नहीं जीते, दिल भी जीते। केवल राज्य नहीं बनाया, स्वाभिमान जगाया, और शायद इसी कारण वे इतिहास के पन्नों में नहीं, जनमानस की चेतना में जीवित हैं। दोस्तों, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की ये गाथा आपके हृदय में भी स्वाभिमान और प्रेरणा की ज्वाला प्रज्वलित कर गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करके इस संदेश को और दूर तक पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ हम केवल इतिहास नहीं सुनाते, हम उन महापुरुषों की कहानियां जीवित रखते हैं जिन्होंने भारत की आत्मा को आकार दिया।